आज हम लोग कल के विषय को आगे बढ़ाएंगे। कल बहुत सारा जो प्रक्रम चला था हठी योग से संदर्भित, आज मूलतः हम लोग उसी बात को आगे लेके चलने की कोशिश में रहेंगे। आप लोगों से अपेक्षा है अगर आप अपने वीडियो को ऑन कर पाएंगे तो हम लोग सटीक तरीके से लिखते हुए चल सकेंगे। बेसिकली कल मैंने आप लोगों को बताया था हठ योग से संदर्भित की हठ योग की क्या परिभाषाएं हैं और कैसे उसे लेके चला जाता है, और अलग अलग शास्त्रों ने खास करके योग शिखोपनिषद, हठ योग प्रदीपिका, घेरन संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति इत्यादि पुस्तकों ने कैसे उसका वर्णन किया है, और उस वर्णन को हम अपने नैसर्गिक जीवन में भी कैसे उतार सकते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। हालांकि किसी भी प्रकार के योग का जब हम अध्ययन करते हैं तो जो चीज़ जानने के लिए सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आप किस विधा को किस तरीके से आत्मसात करते हैं। जैसे अष्टांगा है, उसे एज इट इज अष्टांगा के स्वरूप में जब आप स्वीकार करने जाइएगा तो आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसको लेके आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। जैसे इनिशियल पॉइंट पे महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि यम का जो पहला हिस्सा है सत्य और अहिंसा, अहिंसा की शुरुआत ही अपने आप में बहुत क्लिष्ट और कठिन मानी जा सकती है, क्योंकि उसे परिभाषित करने में ही बहुत बड़े दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप किसी यौगिक दर्शन को व्याख्यान माला में लेके जाना चाहते हैं, हमेशा याद रखिए एक बड़े दर्शन को आपको पहले से जानना होगा। एक बड़ा पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी विषय को लेके। अगर आपका बड़ा बृहद पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है तो यकीनन आपके लिए बहुत काठिन्य होगा किसी विषय को समझ पाने के लिए। अब दर्शन की अभिलाषा क्या होती है? दर्शन की अभिलाषा ये होती है कि जो पहले के ऋषियों ने जाना समझा बुझा है। ऋषि क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि सामान्य बात नहीं है दर्शन को डिफाइन कर पाना और उसे डिफेंड कर पाना। डिफाइन करने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि तारा जो है वो दिन में क्या, दोपहर में क्या, रात में हर समय पीले रंग का ही चमकता है। तो वो आपकी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन उसे सिद्ध करने में काठिन्य जो होता है वही, उस काठिन्य को ही दर्शन कहा जाता है। यानी सोच लेना, कोई भी चीज़ सोच सकना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन उसे जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे ही हठयोग है। हठयोग में जो पिंगला है, सूर्य स्वर जिसे हम लोग बोलते हैं, पित्त से संबंधित होता है, शिव होता है, ये सारे जो शब्द हैं, अगर इसे साइंटिफिक ग्राउंड पे आपसे कोई पूछ ले कि साइंटिफिक ग्राउंड पे आप इनको डिफाइन कीजिए, तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत कठिन हो जाए। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक ग्राउंड पे आपके पास इन चीज़ों से संबंधित बहुत कम ज्ञान है। साइंटिफिक ग्राउंड डेवलप करें आप, उसके पहले ज़रूरी ये होता है कि आप इनिशियल स्टेप पे बेस अपना क्लियर कर लें, यानी कि जो भी आपको आता है, जितना भी है इस दर्शन में, वो आप जान लें। परिभाषाएं सबसे पहले ये बताती हैं उस विषय को। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे चित्त की जब बात आती है तो अष्टांगा शुरू हो जाता है, और चले वाते चले चित्तम निश्चलम चले भवेत, यही परिभाषा अपने आप में बहुत डीप। हालांकि ये हठयोग की परिभाषा है, परंतु इसके बावजूद इसका जो डीप मीन है वो कहीं ना कहीं अष्टांगा से भी अपनी जड़ों को एकाकार समरूप भाव में लेके जाने की कोशिश करता है। तो एक एक परिभाषाओं का अपना दर्शन है, और जब आप इन दर्शनों को समझेंगे तो आगे की चीजें आप बहुत आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि हठ योग में और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जिनको हमें समझना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप जानेंगे समझेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक नया पर्सपेक्टिव क्लियर होता चलता चला जा रहा है। अब इन पर्सपेक्टिव्स में क्या क्या चीजें हैं, जैसे हठ योग की नियमावली क्या है, क्या उसका नेचर है, प्रकृति कैसी है उसकी, उसका चरित्र कैसा है, यानी किस किस माध्यम से उसे किया जाना चाहिए, कितना काठिन्य हमें देखना है, किस भाव से वो होता है, उद्देश्य क्या है हठ योग का, क्या क्या उसमें साधक तत्व है, क्या बाधक तत्व है। इन सारी चीजों को हम लोग हठ योग के पैरेलली हमें अध्ययन करना होता है, उसके समानांतर भाव में। तो जब भी हम बात करते हैं हठ योग के सिद्धांतों की, हठ योग के थियरीज की, तो हमें परिभाषा के उपरांत जो चीज सबसे जरूरी है वो है उसके कृत भाव को समझना। कृत भाव का मतलब होता है व्हाट इज द एम ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी विषय का क्या उद्देश्य होता है। तो हेडिंग आपकी होगी हठ योग का उद्देश्य। हठ योग का उद्देश्य छोटी हेडिंग होगी, सिर्फ छोटी छोटी चीजें इसमें लिखेंगे। हठ योग का एकमात्र उद्देश्य जो बताया गया है, जो सबने स्वीकार किया है, वो है राजयोग की प्राप्ति। ठीक है। समाधि को सीधे डिस्क्राइब करने वाला हठ योग नहीं है, ये बात अपने बिल्कुल मस्तिष्क में बिठा के रखिएगा। डायरेक्टली किसी भी ग्रंथ ने हठ योग के सीधे प्रारूप में ये नहीं कहा है कि केवलम समाधि प्राप्यते हठ योग उपदिश्यते। नहीं, ऐसा नहीं है। केवलम राजयोगाय हठ योग उपदिश्यते, ये है सिर्फ राजयोग के लिए। अब कई सारे विद्वान ये कहते हैं कि हठ योग
जो है राजयोग ही समाधि है। तो इसके ऊपर भी एक बड़ी डिबेट है, वो कभी और किया जाएगा। अभी आप सिर्फ ये लिखिए, केवलम राजयोगाय, लिखिए, ये संस्कृत का एक सूत्र है, केवलम राजयोगाय हठ योग उपदिश्यते। इसके कई सारे और वर्जन में ये सूत्र पढ़ा जाता है। अर्थ इसका यही है कि केवल राजयोग के लिए ही हठ योग का उपदेश किया जाता है, हठ योग को बताया जाता है। आगे लिखिए, हठ योग प्रदीपिका ने, हठ योग प्रदीपिका ने हठ योग का उद्देश्य मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए माना है। मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए माना है। इसके अनुसार, इसके अनुसार यानी हठ योग प्रदीपिका के अनुसार, हठ योग के अभ्यास से तीनों प्रकार के द्वंद्व, कौन कौन सा तीन प्रकार का द्वंद्व होता है? दैहिक, दैविक, भौतिक, है ना, दैविक आध्यात्मिक, ये भी कई बार लिया जाता है। तो तीनों प्रकार के द्वंद्व, तीन द्वंद्व, एवं एवं समस्त प्रकार के ताप, समस्त प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। हठ योग का साधक इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। आगे लिखिए, हठ योग, अगला पॉइंट है, हठ योग काया प्रधान साधना है। हठ योग काया प्रधान साधना है, काया प्रधान साधना मानी जाती है। हठ योग प्रदीपिका के प्रथम अध्याय के 10वें सूत्र में ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताई जाती है। अशेष ताप तप्ता नाम समश्राय मठो हठः, अशेष योग युक्ता नाम नाम धारण कमठो हठः। ये इसकी खासियत है। यानी कि मूलतः देखिए, एक चीज और बड़ा समझने का है, हम जब भी राजयोग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मानसिक परिविधा से संबंधित है। अष्टांग की बात करते हैं तो वो ओवरऑल लाइफ स्टाइल से संबंधित हो जाता है। उसमें थोड़े शरीर की भी बात आती है, थोड़ी मन की भी बात होती है, थोड़ी आत्मा की भी, थोड़े बुद्धि की भी, थोड़ी चित्त की भी, थोड़ी अहंकार की भी, सबकी जो मूल वृत्ति है वो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है अष्टांगा में। इसीलिए अष्टांगा को होलिस्टिक तौर पर स्वीकार भी किया जाता है। अगर इसे बृहद रूप में देखा जाए तो भारत के बहुत सारे विद्वानों ने ये स्वीकार किया है कि अ, हठयोग की पद्धति जो है वो बहुत बिल्कुल एकाकारी पद्धति के आधार पर चलती है। यानी कि अगर आप जैसे किसी नदी में बहना शुरू करते हैं तो अंत तक, जब तक आप अंतिम स्टेज तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक वो नदी एक ही बनी रह जाए, तो वो हठयोग की प्रवृत्ति है। लेकिन अष्टांगा की प्रवृत्ति ये है कि ये गंगा के जैसे है, जैसे ही ये हिमालय से निकलती है तो ये भागी रहती है, थोड़ी देर बाद इसमें अलकनंदा भी आके मिलती है। आगे चलते आप जाएंगे तो यमुना भी आके मिलेगी, सोन, बेतवा और तमाम नदियां जो जैसे मिल रही हैं, वैसे कई सारी विचारधाराओं का एमलगेशन माना जा सकता है ना, अष्टांग। बाकी जो चीजें हैं, बाकी अगर विधान मालाओं को देखा जाए, बाकी चीजों को देखा जाए, बाकी योग पद्धतियों को देखा जाए, अब जैसे मंत्र योग है, मंत्र योग भी कुछ चीजों को स्वीकार करता है, लेकिन बिल्कुल एंड ऑफ द पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे वो अपनी थियरीज को लेकर बहुत क्लियर है। लेकिन अष्टांगा अपने आप में बहुत सारे सिद्धांतों को समेटे हुए, एक नहीं कई सारे सिद्धांत जब मिलते हैं अष्टांगा में, तो अष्टांग वो खुद ही, उसका नाम ही अष्टांगा, यानी 8 मेजर अंग उसमें ऑलरेडी समाहित है, समायोजित है। तो तात्पर्य मेरा ये है कि हठ योग यदि एक यौगिक विधा है तो अष्टांगा 8 यौगिक विधाओं का उपक्रम है। इसलिए हम लोग ज्यादातर अष्टांगी स्वयं को कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपकी कंपनी कितने, कहाँ पे है, तो आप एक उत्तर दें भारत में है, तो एक उत्तर ये हो गया। और यदि आप ये उत्तर दें कि मेरी कंपनी 8 देशों में है, तो एक अलग इम्पैक्ट आएगा ना। यानी कि एक बड़ा क्षेत्र अष्टांगा कवर कर लेता है, इसीलिए अष्टांगा बड़ा पॉपुलर है। और हठ योग की विधि, जो विधियां हैं वो बहुत क्लिष्ट कठिन भी मानी जाती हैं। जैसे खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी अपने आप में बड़ा काठिन्य पैदा कर देती है। और उसका वास्तविक रूप में दो उपनिषदों ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है, उसे डेफिनेट किया है बहुत अच्छे तरीके से, उसके विषय में बातों को बताया है।
परंतु बावजूद अगर आज आपसे ये बोला जाए कि भारत में ऐसे 5 योग गुरुओं को ढूँढ के लाइए जो खेचरी विद्या के प्रबल विद्वान हों, तो आपकी जूती जो है वो घिस जाएगी, लेकिन आपको ऐसे गुरु नहीं मिलने वाले। अष्टांगा, आप सब अष्टांगा के गुरु ही हैं, है ना? मेरे सामने तो आप सभी छात्र हैं, लेकिन अपने-अपने स्टूडेंट्स के सामने आप बिल्कुल परम विद्वान, परम ज्ञानी, परम वैभवशील व्यक्ति हैं। है कि नहीं? मैं मेरे साथ भी ऐसा है, मैं भी अपने गुरुओं के सामने बिल्कुल कुछ नहीं और आपके सामने बहुत कुछ। तो यही परिविधा आती है। अष्टांगा को जब डिफ़ाइन करना हो तो अष्टांगा की ख़ासियत है, लेकिन हठ योग जो है वो अपने आप में बड़ा काठिन्य लेके चलता है। ये एक इसका मेजर पॉइंट हम कह सकते हैं। आगे लिखिए, हठ योग के विषय में गोपनीय विद्या शब्द प्रयोग किया जाता है। गोपनीय विद्या शब्द प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि प्राणों के उत्थान में क्योंकि प्राणों के उत्थान में हठ योग सर्वथा तीव्र माना जाता है। सर्वथा तीव्र माना जाता है, यानी बहुत तेजी से, बहुत जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड इसे माना जाता है। ये भी हठ योग प्रतिपिका के पहले अध्याय के 11वें सूत्र में कहा गया है। हठ विद्याम परम गोप्यम योगिनाम सिद्धिमक्षिताम भवेर्धीर्यवती गुप्ता निविर्यातु प्रकाशिता। ठीक है, आगे लिखिए। हठ योग हठ योग विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के अनुषांगिक अंगों का अनुसरण करता है। सब्सिडरी ऑर्गन्स को लेके चलता है ना, अनुषांगिक अंगों को का अनुसरण करता है, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म इत्यादि। इन सबका उद्देश्य इन सबका उद्देश्य शरीर की दृढ़ता से है। शरीर की दृढ़ता एवं स्वास्थ्य वृत्त विज्ञान या स्वास्थ्य संरक्षण से है, जिसके दो प्रारूप सामान्यतया प्रयुक्त किए जाते हैं जिसके दो प्रारूप सामान्यतया प्रयुक्त किए जाते हैं जिसके दो प्रारूप सामान्यतया प्रयुक्त किए जाते हैं। एक है मेंटेनेंस, संरक्षण। एक है संरक्षण और दूसरा है उन्नति, इम्प्रूवमेंट। अब जैसे आप अभ्यास कर रहे हैं कोई भी अभ्यास, तो सामान्यतः आप संरक्षित कर रहे हैं। जैसे मानिए हम लोग कक्षाएँ लेते हैं बतौर योगा अध्यापक, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन हम उठ के और आधा घंटा अपने ऊपर भी काम कर रहे हो, एक आसन होल्ड कर रहे हों। जो जनरल रूल है, जानते हम सब कुछ हैं कि नदी के किनारे या स्वच्छ स्थान पे आपका आश्रम होना चाहिए। आप ज़मीन से थोड़े ऊपर बैठें, ध्यान दें कि कोई जीव-जंतु आपके आस-पास ना आए और इस तरीके से योगाभ्यास हो। प्रातः काल का समय उचित माना जाता है। परंतु यदि ऐसा हुआ कि हमें शाम की कक्षा लेनी है, 7 से 8 की कक्षा लेनी है, तो हम फिर आर्थिक नियमों से आबद्ध हैं, ठीक है? इकोनॉमिकल रूल से बाइंडेड हैं। तो एक हो गया कि हम मेंटेन किए हुए हैं कि चलो थोड़ा बहुत अभ्यास कर रहे हैं, मेंटेन है हमारा। और अधिकतर योगाचार्य इनिशियल स्टेप पे मेंटेनेंस पे ही कार्य करते हैं। इम्प्रूवमेंट लेके आना ये बड़ा काठिन्य देता है। इनिशियल पॉइंट पे जैसे मान लीजिए अगर 10 का मेज़रमेंट हम लोग लेके चलते हैं शुरुआती स्तर में कि हमारे पास एक मेज़रमेंट स्केल है 10 का, कि आप अपने हठ योग को बतौर हठ योगी आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो आप हठ योग को देखेंगे, आप पाएँगे अपने आप को कि आप शुरुआती परिस्थिति में एक एक सीमा तक अपने आप को लेके जा पाते हैं। यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, सेंटर से आप पढ़ाई करते हैं, तो आप एक लेवल तक 1, 2, 3 या 4 तक आप पहुँच पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप आर्थिक वृत्त में आ जाते हैं, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं, तो आप हठ योग के उद्देश्य को भुला देते हैं। उद्देश्य आपका इम्प्रूवमेंट है, कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऊपर की तरफ बढ़ना है आपको। परंतु आप ऊपर बढ़ने के बजाय खुद को मेंटेन कर पाते हैं और कई लोग सामान्य नियमों को गिरा भी देते हैं, तो वो मेंटेन भी नहीं कर पाते। अतः हठ योग का एक ये भी उद्देश्य है कि आप एट लीस्ट इम्प्रूव ना कर पाएँ, तो मेंटेन तो करके रखिए।
और मेंटेनेंस के लिए आप बखूबी जानते हैं किसी चीज़ को। आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने घर को मेंटेन रखते हैं। घर में सीलन ना जाए तो उसे कैसे मेंटेन रखना है, घर में कलर यदि बेकार हो जाए तो उसे कैसे मेंटेन रखना है, कोई चीज़ टूट जाए तो उसे कैसे मेंटेन रखना है। बाकी चीज़ें छोड़िए, आप जिस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, अगर इसका चार्ज भी खत्म हो जाए, यू नो बेटर कि हाउ टू मेंटेन इट, है ना? चार्जिंग पॉइंट कितना मेंटेन रखना है ना? तो आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है, ऐसे ही शरीर है, शरीर और योग को भी आप मान के चलिए चार्जर आपका। आपको कितना मेंटेन रखना है, कितने समय तक के लिए मेंटेन रखना है, इट्स अप टू यू। और अगर आप अपने आप को चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके मेंटेनेंस पावर से संबंधित है। घिरण्य संहिता ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से बताया। लिखिए, घिरण्य संहिता के पहले अध्याय के 12वें सूत्र के अनुसार, पहले अध्याय के 12वें सूत्र के अनुसार सप्त साधन का वर्णन आता है। सप्त साधन का वर्णन आता है। सप्त साधनों में षटकर्मों का पहला वर्णन है। ये ये सिद्धांत उन्नति को उन्नति के सिद्धांत को दृष्टिगोचर रख के दिया गया है। उन्नति के सिद्धांत को दृष्टिगोचर करके दिया गया है। आप बखूबी जानते हैं कि षटकर्म क्या होता है। धोती, वस्ती, नीति, है ना, त्राटक, कपालभाति और लौलिकी। कई बार उसे नौली भी बोला जाता है, हालांकि उसका शुद्ध यदि आप शब्द विवेचन देखें तो उसे लौलिकी शब्द से ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये षटकर्म है जो घिरण संहिता में, और ये षटकर्म हठयोग प्रदीपिका में भी वर्णित है ना? तो ये क्या है, ये इम्प्रूवमेंट साइंस है। जैसे जैसे आप, अब खिचड़ी है, खिचड़ी के अभ्यास के लिए आपको अपने जिह्वा मूल को कट करना होता है। आपकी जो जिह्वा है उसे ऊपर उठा के तालू से टच करते हैं और धीरे धीरे से उसे कुश नाम की एक घास होती है उससे कट करना होता है। अब वो एक लंबा प्रोसेस है। कई बार उसमें उपनिषदों ने उसके लिए साल भर का भी समय निर्धारित किया है। कई बार कई उपनिषद उसे 2 वर्ष का भी मानते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इतने लंबे प्रोसेसिंग में लगातार, तो आपने पहले दिन ऐसा नहीं कि एक ही दिन में जीभ को काट के और उसे ब्रह्मरंध्र में ही भेज देना है। आप बेहोश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई बता सकेगा आप में से कि जिह्वा जो है वो शरीर के किस मतलब किस सिस्टम का हिस्सा है? एनीवन? सर जब या कुछ ऐसा होता है तो टंग के नीचे ही वो एक मेडिसिन दी जाती है। नहीं, मैंने हार्ट। क्या पूछा, प्रश्न पे फोकस कीजिए। हार्ट से। नहीं मंगला जी, आप इतनी गलत नहीं हो सकती। और डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर डाइजेशन सिस्टम। हाँ, डाइजेशन सिस्टम। कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। सर डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम? अरे नहीं। मंगला जी ही बताएंगे। मंगला जी बताइए, आप ही से अपेक्षा है। सर डाइजेशन से ही होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पे यदि देखा जाए तो मुंह आता है, मुंह में पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन उसके मेजर ऑर्गन्स में ग्रंथियां आती हैं, जिसको मैंडिबुलर, पैरोटिड, सबलिंगुअल, ये ग्रंथियां जो होती हैं, 3 ग्रंथियां होती हैं मुंह में, जिनसे स्लाइवा, लाइपेज निकलता है और बेसिकली वो आपके भोजन के साथ काइम बनाने के लिए उसके उसमें मिल जाता है, जो पेट में जाके आसानी से पचने में सहायता देता है। तो ये तो ग्रंथियां जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। दांत को भी चलो मैं अस्थि से निकाल देता हूँ, फिर उसमें सपोर्ट ले लेते हैं दांत का। ये सब सब्सिडरी ऑर्गन्स है, सपोर्टिव ऑर्गन्स है आपके लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो गले में एक चीज लटक रही है जिसे टॉन्सिल बोला जाता है, ये कौन सा सिस्टम का हिस्सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट दैट इज स्पिरिट। कुछ उसी का सांस तो है। लेते हैं। सोचो सोचो। यूवला की बात कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है, प्यूला भी बोलते हैं उसे, लेकिन वो सर किससे इम्यून सिस्टम संबंधित किससे और है? सर इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी उसका एक हिस्सा है उस सिस्टम का। हाँ, ये देखिए मंगला जी ने उत्तर दिया लिख के, लिम्फेटिक सिस्टम से। एग्जैक्टली exactly। जिह्वा जो है और आपका टॉन्सिल, ये सब लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है भाई। ये आपके लिए इसका एक कार्य ये भी है कि इम्यूनिटी को ये बरकरार रखता है। अभी एक मूवी में हीरोइन थी, क्षमा कीजिए, जो 18 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। दंगल फिल्म में जो कन्या थी,
उसका कुछ नाम था, मैं नाम भूल गया। उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और जिस रोग से वो कन्या मरी है, मैंने कहीं लिखा तो है, वो रोग सिर्फ महिलाओं को ज्यादा होता है। अतः आप लोग थोड़ा सा फोकस बना के रखिए। मैं देखता हूँ, शायद मैं भेजूंगा आप लोग को उसका, उस रोग का नाम, बड़ा प्यारा रोग है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और उसमें जिह्वा का बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपकी इम्यूनिटी ही आपकी जान ले ले। ठीक है, और 16 17 18 वर्ष में, और कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर के हाथ पांव फूले पड़े हैं कि क्या करें, इसका कोई इलाज नहीं है, कैसे इसका क्या। और बताने को तो फिर सारे डॉक्टरों ने तमाम इलाज बताया, देखो फिर नहीं दिख रही, नहीं तो मैं आपको दिखाता। कल मैं उसी रोग के विषय में लिख रहा था, ये क्या रोग है, कैसे होता है, किन किन लोगों को हो सकता है। जीवा का बड़ा योगदान है ऐसे रोगों में। ठीक है, तो तात्पर्य मेरा ये है कि ये छोटी छोटी चीजें तो कम से कम याद रखा करो प्रभु, इतनी तो बड़ी चीजें ये है नहीं। आइए बैक टू द पॉइंट, वापस चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट के विषय में कि कैसे इसे हमें इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने का एक सिंपल तरीका है, वो है षटकर्म। एक और इम्प्रूवमेंट का बड़ा नैसर्गिक दर्शन माना जाता है, वो है अभ्यास। ठीक है, धैर्यता, अभ्यास, ये सब भी आपके हठ योग सिस्टम के तहत ही आता है। हठ योग का जब हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं तो हमारे सामने एक चीज आती है। कोई आप में से बता सकेगा? रुको, बताओ। स्थैर्यम, पूरा करो। धैर्यम, शोधनम, पूरा करो, कोई तो बोलो। दृढ़ता, उत्साह, साहस। दैट, लिखिए। क्या कहते हैं, हठ योग में, हठ योग में, हठ योग में सप्त साधन का वर्णन आता है। सप्त साधन सिद्धांत का ये सब याद कर लेना अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के। सप्त साधन का वर्णन आता है घिरंड संहिता के पहले अध्याय के 9वें सूत्र में। ये कहा गया है, 1 2 3 4 करके लिखिए। पहला है शोधन, शोधन। दूसरा है दृढ़ता, दृढ़ता। तीसरा है स्थैर्यम, स्थैर्यम। चौथा है धैर्य, धैर्य। रिपीट कर रहा हूं, शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, लाघवम, लाघवम, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष, और निर्लिप्तता, निर्लिप्तता। ये 7 साधन है, ये भी इम्प्रूवमेंट के लिए है। हठ योगियों को चाहिए कि वो इन सप्त साधनों का, इसे घटस्थ योग के नाम से भी जानते हैं, है ना, तो इसका उपयोग करें। बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर को आगे बढ़ाना है। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा, ये जो इम्प्रूवमेंट आइडियोलॉजी है, इसे स्वीकार करना ही होगा। अब क्या होता है शोधन, आप बखूबी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो शुद्ध नहीं है। हम कितना भी योग कर रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति किसी ना किसी छोटी छोटी पर्यावरण जनित परेशानियों से परेशान है। पर्यावरण जनित परेशानियां क्या होती हैं बच्चों? जैसे आप उसके कारक नहीं हो, आपने एक वृक्ष लगाया जीवन में, जीवन में आपने सिर्फ एक वृक्ष लगाया, लेकिन यदि आपने 10 वर्ष की उम्र 10 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है, तो आप उस वृक्ष के द्वारा कृत उपकार को ऑलरेडी खा चुके हो, है ना। एक व्यक्ति एक जीवन में कम से कम 200 से ज्यादा वृक्षों की अग्नि उत्पादकता को खा जाता है। यानी पर डे जो आप ईंधन यूज करते हैं, अब तो गैस आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी से आ चुकी है चीजें, लेकिन पहले जब लकड़ी से खाना बनता था, तो एक पेड़, मेरी कैलकुलेशन है, हमारे यहाँ बहुत सारा पेड़ हुआ करता था, हमारे यहाँ भी लकड़ियों से खाना बनता था, तो मैंने देखा है कि एक पेड़ ज्यादा से ज्यादा चलता था तो 8 दिन, 10 दिन या 12 दिन, 15 दिन मैक्स टू मैक्स, अगर ठीक ठाक पेड़ है, शीशम वगैरह की पेड़ से लकड़ियां निकल के आती थी। तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में है वो अभी स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत बड़ा हिस्सा पर्यावरण का ले रखा है। ऑक्सीजन आप खींचे जा रहे हो, पर्यावरण को दे कुछ भी नहीं रहे हो, तो ये भी एक कारक बनता है आपके लिए। ठीक है, तो अब पर्यावरण में कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है, अब जो फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही हैं, तो उससे सूंघो और वही सांस लो। तो आपका योग, जितना आप आसन करो वो सब एक तरफ, और थोड़ा सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक तरफ, दोनों चीजें आपको प्रताड़ित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं।
और इसकी स्थिति इतनी घातक हो जाती है। आपने कभी जीवन में सपोज कीजिए एक पेड़ नहीं लगाया आपने, ठीक है, तो श्वास के लिए कौन उत्तरदायी है? श्वास के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे फिर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब मान लीजिए मिट्टी है, आपने एक जगह से उत्पादकता आपको बढ़ानी है। किसान क्या कर रहा है? किसान को चाहिए उत्पादकता, आपको चीज़ें ज़्यादा चाहिए, बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटी चाहिए। थोड़ा-सा खाना खाया, फेंक दिया, थोड़ा-सा खाया, फेंक दिया। अब बार-बार जब आप फेंक रहे हैं तो गेहूँ तो उतनी सी एक खेत में 1 ही बार उगता है, 2 बार उगता है, सीमित है वो। तो वो यूरिया, पोटाश यूज़ करेगा तो मिट्टी की क्वालिटी खराब होती जा रही है। सद्गुरु ने, जो जग्गी वासुदेव गुरु जी हैं, उन्होंने एक सेव सॉइल मूवमेंट शुरू किया था। और बड़ा विश्वव्यापी मूवमेंट है। 65 साल का आदमी पूरे विश्व मोटरसाइकिल चला के घूम आया, सिर्फ सेफ सॉइल यानी मिट्टी को बचाने के लिए। तो आप सोचिए कि मिट्टी भी आपकी ठीक नहीं है। मिट्टी की, अभी मैं एक सेब खा रहा हूँ, तो सद्गुरु बता रहे हैं कि 1980 में जो एक उसी पेड़ का जो एक सेब था, आज उसी पेड़ से निकला हुआ एक सेब, यानी 10 सेब आप खाएँगे तो वो उस एक सेब के न्यूट्रिएंट वैल्यू के बराबर होगा। कल्पना कीजिए कि आपको कितना खाना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट वैल्यू भी घटती जा रही है। अब जैसे टीचर बोलता है कि आपको आँखों की रोशनी चाहिए, लहसुन खाओ, लेकिन लहसुन खुद ही बेचारा कंगाल हुआ पड़ा है। हमारे नोएडा में हरी सब्जियाँ, हम लोग बोलते हैं क्लाइंटों को कि हरी सब्जियाँ खाइए। शुरुआती समय में जब मैं पहली बार इस शहर में प्रवेश कर रहा था पढ़ाने के लिए, तो 6 महीने बीत गया और मेरे क्लाइंट के ऊपर असर ही ना हो। मैं बड़ा परेशान। तो मैंने अपने जो इनिशियल उस समय के मेरे गुरुजी थे, मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा है, जिनके यहाँ मैं नौकरी करता था, कि मैंने उनको बोल रखा है कि पालक खाइए, और वो पालक खा तो रही हैं लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा है, बाल अभी भी टूट रहा है और दिख नहीं रही है चीज़ें। तो उन्होंने कहा ठीक है आओ मेरे साथ बैठो, और लेके जब वो गए इस क्षेत्र में जहाँ से पालक उगती है, तो आप मेरी मतलब भावना इतनी आहत हुई, मैं बोला हे भगवान, ये तो सिद्धांतों के ऊपर कुठाराघात है। वो जो पालक नोएडा में उग रहा है ना, उसे पानी जानते हैं कहाँ से दिया जा रहा है? बगल में बहने वाले नाले से। एक नाला है जिससे पानी निकाला जा रहा है, और वो नाला नहीं, एक्चुअली वो किसी ज़माने में नदी हुआ करती थी। हिंडन के नाम से नदी थी। अब उसमें पूरे शहर का पानी जाता है नाले के तौर पे, और उसका ही पानी वो नाले से सिंचाई होती है। अब सोचिए नाले का कितना ऐसा केमिकल पदार्थ होगा जो वो पालक लेके बढ़ रहा है। अब उस पालक के प्रभाव से मेरे क्लाइंट को असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी विद्या गड़बड़, अब वो पालक ही गड़बड़ है तो मैं क्या करूँ? है कि नहीं? इसलिए लोग प्राकृतिकवाद की तरफ बहुत जाते हैं। तो तात्पर्य मेरा ये है कि आपको अपने शुद्धता की तरफ, जब आप शरीर शुद्धि की तरफ जाते हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर इनपुट्स एज़ वेल। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, ये सब आपको डिसाइड करना होगा। मैंने आपको एक बार कहानी ये सुनाई है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे था पानी से संबंधित, योग पे और वाटर इम्पैक्ट है क्या। तो उसके लिए भारत के अलग-अलग 4 शहरों में जाना हुआ मेरा। अहमदाबाद, नवसारी के पास, एक अहमदाबाद से कुछ जगह पे नवसारी जगह है, वहाँ जाना हुआ था, और अररिया एक डिस्ट्रिक्ट है, सहरसा के पास में, तो वहाँ भी जाना हुआ बिहार में। फिर आपका महाराष्ट्र का एक स्थान है, वहाँ जाना हुआ। तो ऐसे 3-4 जगहों के पानी का मैंने अध्ययन किया, तो यौगिक जीवन में उस पानी का अध्ययन सेम बीमारी के लिए बड़ा डिफ़र है। अब आप सोचिए कि यदि मैं जो सहरसा है जिला, वहाँ के पानी, वहाँ लेड ऑक्साइड लेड बहुत ज़्यादा है पानी में, और लाल रक्त, पता नहीं क्यों वो लाल हो जाता है। टाइल्स पे जहाँ भी वो पानी गिरता है, तो अगर साल भर गिर जाए तो पूरी सफ़ेद टाइल को रेड कलर में चेंज कर देता है। ऐसा क्या है? तो वो व्यक्ति यदि उससे वमन का अभ्यास कर रहा है, उस व्यक्ति के वमन में, और कश्मीर में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो जो वहाँ के पानी का प्रयोग कर रहा है, उन दोनों के वमन के अभ्यास में बहुत अंतर होगा। तो शोधनम का मतलब ये है, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस एज वेल, ठीक है। और ये बाकी, ये बाह्य इनपुट जो शास्त्रों ने नहीं सोचा भी नहीं होगा, वो हमें स्वीकार करके चलना है। फिर बात चलते हैं दृढ़ता की तरफ। दृढ़ता क्या चीज होती है? दृढ़ता है मानसिक, ठीक है। मानसिक दृढ़ता, शारीरिक दृढ़ता जो है, और आध्यात्मिक दृढ़ता, ये तीन, विचारात्मक दृढ़ता, आध्यात्मिक दृढ़ता, ये सब बड़ा ज़रूरी है। मैं आपसे बोलूँ कि आपने कभी जीवन में, अभी आपसे मैंने पूछा कि आप जीवा के विषय में बताइए और आप नहीं बता पाए, आप कभी आपसे नेट नहीं निकलेगा, तो आप नेगेटिव हो जाओगे, और नेगेटिव होके सोचोगे हे भगवान, या आप कभी कोई परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। फिर आप उस समय क्या सोचोगे? आपको ये लगेगा कि अरे मेरे को तो सच में मेरे को नहीं आता है। लेकिन जो विचार से बड़ा प्रबल होता है, वो सोचता है कोई बात नहीं, नहीं आता था। क्या बजे तक? जब तक ये कक्षा शुरू नहीं हुई थी। अब मुझे ये पता चल गया है कि जिह्वा जो है वो लिम्फ का ही हिस्सा है।
गॉट इट। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे अपनी अपनी जो वैचारिक भिन्नता है वो एक आकार में परिवर्तित होती जाएगी। और मैं हमेशा ये एक मंत्र बोलता हूँ, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। जो आपका युद्ध है वो आप लड़ेंगे और जीतेंगे, और खुद ही आप धीरे धीरे अपलिफ्ट कर जाइएगा, खुद ही ऊपर आ जाएंगे आप। तात्पर्य मेरा ये है कि जीवन में जब भी दृढ़ता की आवश्यकता पड़े, ऐसे ही हठ योग का उद्देश्य जो है, जब आप राजयोग की तरफ आगे प्रविष्ट करेंगे, समाधि की तरफ आगे बढ़ेंगे, नहीं भी जा पाते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मानसिक दृढ़ता आपकी हमेशा सहायक होती है। मानसिक रूप से दृढ़ बने रहिए कि नहीं, ठीक है। और दृढ़ता का मतलब ये नहीं कि लचीलापन ना हो, लचीलापन भी बड़ा जरूरी है। लचीलापन, जो व्यक्ति झुक जाता है वो कभी टूटता नहीं है, लेकिन जो बहुत बहुत ज्यादा रिजिड बन जाता है, ठीक है, वो कभी भी टूट सकता है। याद रखिए, बांस जो होता है वो कितना भी तूफान है, आपने कभी देखा है कि बांस का पेड़ उखड़ के चला गया हो? बांस जो है वो झुंड में निकलता है ना। आपने बांस का पेड़ देखा होगा, कई सारे बांस एक साथ निकल के आते हैं। और बड़े बड़े वट वृक्षों को आपने देखा होगा कि तूफान आया और वट वृक्ष जो है वो इधर का उधर हट के चला जाता है ना। लेकिन बांस का पेड़ कभी नहीं, क्योंकि जितनी तेजी से तूफान आता है बांस झुक जाता है, तूफान जाता है, ये वापस उठ के खड़ा हो जाता है, इजी। तो ये भी बड़ा जरूरी है, लेकिन वैचारिक रूप से हमें दृढ़ होना भी आवश्यक है। और ये दृढ़ता आपको शारीरिक दृढ़ता, अच्छा, दृढ़ता का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं समझिएगा। दृढ़ता का मतलब यू आर फ्लेक्सिबल, बट मेंटल सबल कंडीशंस में, कैस्केड में आप बहुत हार्ड हैं, बहुत टू द पॉइंट है ना। तो ये दृढ़ता, ये भी एक एक आपके लिए घटस्थ योग का मेजर साधन हो सकता है। फिर बात आती है स्थिरता की। स्थिरता बड़ा जरूरी है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसी स्टेबिलिटी होती है? मानसिक और शारीरिक, ये दोनों स्टेबिलिटी। आपसे बोला कि आप लगाइए एक आसन, वृक्षासन लगाइए, और वृक्ष आसन आपने लगाया और आप बिल्कुल इतना हिले कि आपने पृथ्वी हिला दी, है ना। आपने हाथ ऊपर प्रणाम के उद्रम किया और लगे नाचने, उसी में डांसिंग डांसिंग पोज में आप आ चुके हैं। तो वो स्थिरता किस काम की? इसे में ध्यान तो छोड़ो, धारणा भी नहीं डेवलप होगी आपकी, है ना। तो आपको फोकस करना होगा धीरे धीरे। जब आप अपने आप को स्थिर, शारीरिक स्थिरता में लाएंगे, जब शरीर कम आपके कंट्रोल में आ जाएगा, तो फिर मानसिक स्थिरता भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। और मानसिक स्थिरता से नए श्रेणी में आप बड़े आराम से अगली श्रेणी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मानसिक स्थिरता शारीरिक स्थिरता का कारक बनती है, ये बात हमेशा याद रखिए। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि मानसिक स्थिरता शारीरिक स्थिरता का कारक है, उसी पल मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूँ कि शारीरिक स्थिरता मानसिक स्थिरता का भी कारक है। यानी इफ यू आर स्टेबल बाय योर बॉडी, देन यू आर डेफिनेटली स्टेबल बाय योर माइंड, एंड इफ यू आर स्टेबल बाय योर माइंड, देन डेफिनेटली यू आर स्टेबल फॉर स्पिरिचुअलिटी। आप आध्यात्मिकता की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योगिक घटस्थ थियरी, घटस्थ सिद्धांत के तहत। अब बात आती है लाघवम की। लाघवम सिद्धांत बड़ा शानदार है। जितना हल्का होंगे आप, ये हेनरी कैवेंडिश का नाम लिया जाता है ना, कि हाइड्रोजन की खोज कर दी, या इस तरीके के लोगों ने। जितनी हाइड्रोजन गैस यदि किसी गुब्बारे में भरी जाएगी तो गुब्बारा बहुत ऊंचा जाएगा, है ना। तो यानी जो हल्का है, हाइड्रोजन का कितना उसका मेंडलीफ थियरी में कहा है, वो पहला ही तो एलिमेंट है, पहला ही ना, H1 बोलते हैं उसे, पहला है। जितना हल्का है वो ऊपर उतना चलता चला जाएगा। बाकी गैस, ऑक्सीजन भरोगे तो, बाकी हीलियम भरोगे तो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सारी गैसें भर के देख लो, आप देखोगे कि सब अलग अलग लेंथ पे गुब्बारे को लेके जाके खड़ा करने की योग्यता रखती है। तो जो जितना हल्का होगा वो उतना ही ऊपर होगा, ठीक है। हल्का होना बड़ा जरूरी है आपको। और ये हल्कापन कहाँ कहाँ किस चीज से? अननेसेसरी की चीजों से। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक व्यक्ति, मैं रेखा जी को उस दिन बता रहा था, आज आपके सभी लोगों के लिए ये बात आ गई, कि एक व्यक्ति जो जितने बाहरी, जैसे आप कंप्यूटर, सपोज करो कंप्यूटर है, अब मैंने कंप्यूटर में 150 फाइलें खोल दी, ठीक है। अब 150 फाइलें खोल दी तो जाहिर सी बात है कि मेरा कंप्यूटर बहुत धीरे धीरे काम करेगा, उसे समझ नहीं आएगा कि क्या करे। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी फाइलों को बंद करना है। बंद करना नहीं करना। फोन में आप जैसे मान लो, आप एक काम करना, फोन में आप अभी, आपके फोन में कम से कम 20 एप्लीकेशन होगा ना, सारे एप्लीकेशन को वन बाय वन ओपन कर देना, होम बटन दबाना, दूसरा जाके खोल देना। तो आप देखोगे कि आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी, बहुत जल्दी आपका फोन बैटरी जो है वो खत्म कर देगा इसका। और क्या लिखेगा ऊपर, एक नोटिफिकेशन भी आएगा कि व्हाट्सएप इज यूजिंग योर बैटरी इन बैकग्राउंड, ये एक संदेश आता होगा आपके फोन में, आप देखिए, है ना। इंस्टाग्राम इज यूजिंग योर बैटरी, ड्रेनिंग योर बैटरी, कई बार तो ये संदेश आता है कि फला एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, उसे बंद कीजिए। ऐसे ही आपका दिमाग है,
आपका दिमाग भी बहुत सारे सिद्धांतों को ड्रे रखता है बहुत सारी लोगों के। जैसे अब एक महिला है या कोई पुरुष है, तो पुरुष के दिमाग में क्या क्या फाइलें ओपन हो सकती हैं? एक तो परिवार, फैमिली, फिर दूसरा इनकम, कहाँ से पैसा आए, फिर तीसरी चीज बच्चों का भविष्य, बच्चा कहाँ जा रहा है। तब तक अगर उसकी कार एक्सीडेंट हो जाए या कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाए तो उसका ध्यान पुलिस की तरफ भी चला जाएगा। फिर उसके मित्र का फोन आ गया और उसने मांग दिया कि मेरे को 20,000 रुपए दे दो, तो उसका ध्यान ये भी चला जाएगा कि इसको कैसे मना करूं मैं। ऐसे एक दिन में यदि 20 फाइलें खुल जाती हैं तो वो परेशान होगा, ठीक है। और जितना लिमिटेड रहेगा, उसका काम अगर फिक्स है कि सुबह उठ रहा है, नहा धो के योग करके प्राणायाम ध्यान साधना करके वो ऑफिस जाता है, अपने कार्य को करता है, पूर्णता के साथ कार्य करके ऑफिस के कार्य को वहीं छोड़ के वापस घर आता है, 2 रोटी खाता है और शयन में चला जाता है। तो एक बहुत कम फाइलें उसकी ओपन हुई। ऐसे ही जो शिक्षार्थी होते हैं, हठ योगी जो होते हैं, इसीलिए उनको पहाड़ों पे, मेरे से एक छात्र ने पूछा कि क्यों भेजा जाता है, हम लोग क्या घर में वो सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते? डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं। आपका घर ऐसा हो कि वो पहाड़ी जैसा निर्जन हो, जहाँ पे कोई बाहरी आवाज भी ना आए। आप देखोगे थोड़े समय में वाईफाई नहीं चल रहा है, कभी टीवी चल रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो आप घर में कैसे कर लोगे? और पहाड़ों पे इन सारी चीजों से आप मुक्त हो। इसीलिए पहाड़ों पे, जंगलों में भेजा जाता, और वहाँ की ऊर्जा भी अलग होती है, ठीक है। तो तात्पर्य मेरा ये है कि जब भी आप लाघवम की बात करते हैं तो आपको एक चीज त्याग देनी होती है, वो है एक्सेप्टेंस। अननेसेसरी की जो चीजें हैं उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। और घटस्थ साधन में दिस इज द की पॉइंट, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा जब आपका दिमाग एक्सेप्ट करना छोड़ दे। आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने पहले भी बताया ये बात, कि कभी भी जब हम कक्षाएं लेते हैं तो इन जनरल हमारे दिमाग में क्लाइंटों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। नेवर एवर ट्राई टू बिकम ग्राउंड ऑफ योर क्लाइंट्स डर्ट, है ना। आपके जो भी क्लाइंट की जो भी चीजें हैं उसका ग्राउंड, डंपिंग ग्राउंड मत बनो आप, कि वो आप उठाए और लाके आपके अंदर डाल डाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको उनके दरवाजे पे छोड़ो या बाहर निकलो और उधर ही छोड़ के चले आओ। अगर आपने दिमाग में भर लिया, है ना, तो आप योग उस क्लाइंट की बात दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा की बात तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा की बात चौथी कक्षा में, और आप परेशान होते जाएंगे। यू हैव टू बी क्लियर, बहुत हल्का बनने की कोशिश कीजिए। ये है एक्सेप्टेंस को त्यागना। और जब आप एक्सेप्टेंस त्यागना सीख जाएंगे, जब आप चीजों को, मतलब कोई चीज ले रहे हैं उसे एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद आप त्यागना सीख जाएंगे। एक होता है त्याग ही दिया, मैंने आपको बोला सुनिए मेरे साथ एक बड़ी परेशानी है, आपने बोला नहीं नहीं नहीं, हमारे सर ने बताया है कि मुझे कोई ऐसी फाइलें ओपन नहीं करनी, कृपया कर मुझे मत बताइए। तो ये कष्ट का कारक बनेगा, फिर मेरी जो दुख आत्मा है वो आपके लिए बड़ी नकारात्मक होगी। लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद सुन लिया और आपने अपना इनपुट दे दिया और उसके बाद उसको वहीं भूल गया, त्याग दिया, तो आप ऊपर उठेंगे। और यही ऋषियों के अंदर गुण होता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं लाघवम, जितना हल्का होंगे आप उतनी ऊंचाई तक की यात्रा आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब बात आती है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रति, मतलब सामने, अक्ष मतलब देख। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम का मतलब होता है जो भी चीजें आपके सामने एट द पॉइंट जो चीजें चल रही हो वो जरूरी है। भरत जो थे, जिनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा, उनके सामने एक शेर है तो उस शेर का दांत गिन रहे हैं, उनके पास वो कैपेसिटी है, वो उनके सामने वो भय नहीं है। वो ये बात समझ रहे हैं कि हाँ, अगर मेरे अंदर ये क्षमता है तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। प्रत्यक्षम के कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का भी एक बड़ा शानदार लाइन है जो हम लोगों के योग में चला जाता है। और प्रत्यक्ष को एक और परिभाषा दी जाती है। कोई पातंजल योग सूत्र का विद्वान है जो परिभाषा बता सकेगा? प्रत्यक्ष शब्द की परिभाषा। सर वो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणानी करके प्रत्यक्ष अनुमान आगमा तेन आगम प्रमाण। बहुत बढ़िया। ऐसे ना चीजों को कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आगमते, प्रमाण जो एक वृत्ति होती है ना, प्रमाण वृत्ति के विषय में बताया जाता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार का प्रमाण होता है। तो एक प्रत्यक्षता जो है वहां भी, अभी पीवाईएस में भी आएगा पतंजलि योग सूत्र में, वहां पे भी हम लोग काफी डिस्कशन इसके विषय में करने वाले हैं। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो आपके सामने जो चीजें चल रही हैं, कैसे उसे हैंडल करना है, आपका अप्रोच क्या है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपका अप्रोच शब्द देखिए, मतलब हर व्यक्ति का अप्रोच अलग हो सकता है। उसी बात को आप किसी के सामने रखिए तो वो अलग तरीके से सोचेगा, आप हो सकता है उसे अलग तरीके से सोचें। एक ही बात को अगर आप अभी बोल रहे हैं और मैं आपसे बोलूं, एक कहानी को मैं आपको सुनाता हूं, और आप यकीन मानिए मैं सबसे ये कहानी सुनूंगा तो सब लोग अलग अलग तरीके से सुनाएंगे इस कहानी को।
हर व्यक्ति की कहानी का मूल वही होगा, परंतु सुनाने की क्षमता सबकी अलग होगी। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को देखने का नज़रिया और उसे हैंडल करने का नज़रिया, ये प्रत्यक्षता के तहत आता है। हालाँकि इसकी और परिभाषाएँ हैं और भी इसका डिस्क्रिप्शन बड़ा है, परंतु वो फर्दर हम लोग भविष्य में देखेंगे। अब बात आती है निर्लिप्तता की। निर्लिप्तता जो है वो है, नी का मतलब होता है नहीं, नॉट, है ना? और संलिप्तता को निर्लिप्तता के ही श्रेणी में एक तरीके से रखा जाए। महर्षि घेरण्य जो हैं वो बड़ा अपने अपने साधकों के प्रति बड़े मतलब क्रिटिकल भी हैं। आप जितना अपने आप को अपने अपने वैचारिक भाव से अपने आप को दुर्भाव नहीं कह सकते, दुरिता कह सकते हैं कि अपने आप को दुरस्त मार्ग में अपने आप को प्रशस्त करते हैं, आपके हठ योग के लिए वो उतना ही है। अननेसेसरी की इन्वॉल्वमेंट, ये आपके लिए घाटे का विषय रहेगा। और जो किसी भी विषय में, जो विषय आपका नहीं है उसमें अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक ट्रबल फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए ही एक परेशानी क्रिएट करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें किसके लिए है? इम्प्रूवमेंट के तहत आती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो उद्देश्य है योग का, अगर आप देखेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट, उन्नति और संरक्षण, ये 2 सिद्धांतों पे चलता है। ये सब इम्प्रूवमेंट के तहत आता है। अब बात आती है कि मेंटेनेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, है ना? मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट, इन 2 शब्दों पे बात चल रही है। तो हम लोगों ने मेंटेनेंस का सिद्धांत जाना कि अगर हमें ये मेंटेन करना है तो कैसे। अब इम्प्रूव करने के लिए इन्हीं साधनों का अभ्यास हम जब शुरू कर देते हैं, जैसे ही हम इन साधनों का अभ्यास शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं। मेंटेनेंस की सीमा आपकी बनी हुई है। इम्प्रूव करना है, गो फॉर षटकर्म। जो ये षटकर्म, वो फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि अभ्यास से, करत करत अभ्यास वाला सिद्धांत लागू होगा और आप अपग्रेड कर जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि अपग्रेड ना हो, मेंटेन ही बना रहे मामला, तो मेंटेन बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जो बेसिक चीजें हैं, जो योग का कुछ हिस्सा ऐसा है, अब उसी बेसिक चीजों में इन्होंने 32 आसनों का वर्णन किया है। इसी बेसिक चीजों में इन्होंने कुछ प्राणायाम का वर्णन किया है, 10 मूल प्राणायाम हम पढ़ते हैं। तो ये सब मेंटेन वाला हिस्सा है कि अगर इतना कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कर पाते हो तो इतना तो कर ही लो। और ये मेंटेनेंस थियरी है जिसे उपनिषद फॉलो करते हैं। उपनिषद कहते हैं कि चलो 2 आसन कर लो, ये भी आपके लिए पर्याप्त है। आप देखिए बहुत सारे उपनिषद हैं जो सिर्फ 2-2 आसन, 3-3 आसन पे उनका पूरा सार है कि ज्यादा 82,000 मानते हैं सारे कि 82,000 से ज्यादा है, लेकिन 82,000, 84,000 अलग अलग सिद्धांत है। लेकिन जो मेंटेनेंस थियरी है वो ये कहती है कि 2 भी कर लेते हो तो भी आप सफल हो। हठ योग अकेला एकमात्र ऐसा योग का साधन है जो ये स्वीकार करता है कि आपको आवश्यकता नहीं है। अष्टांगा कहता है कि यम फॉलो करो, फिर नियम भी फॉलो करो, नियम फॉलो करो, फिर आसन भी फॉलो करो, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब फॉलो करना होगा। लेकिन हठ योग अकेला एकमात्र ऐसा योग का प्रकार आप कह सकते हैं कि जो स्वीकार करता है। अगर नहीं पाते हो, क्योंकि समाधि इसका मूल उद्देश्य, कथित उद्देश्य नहीं है, अकथ्य उद्देश्य है। ये बात याद रखिए। अकथ्य का मतलब होता है जो वाइडली एक्सेप्टेड है बाय द मीन। ठीक है? जैसे मैं आपसे बोलूं अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ, मतलब मैं पॉजिटिवली अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मैं एक sarcastically अच्छा कह रहा हूँ। मैं एक sarcasm बोल रहा हूँ कि अच्छा इतने बड़े हो गए हो। जबकि इसको अगर मैं ऐसे बोलूं अच्छा, अच्छा अच्छा इतने बड़े हो गए, तो इसका एक अलग प्रारूप है। ठीक है? ऐसे ही हठ योग कहता है, डायरेक्टली नहीं कहता है कि आप समाधि स्वीकार कीजिए, परंतु इनडायरेक्ट वे में बाखूबी ये स्वीकार कराता है कि आप अपने अपने मार्गों पे एटलीस्ट ज्यादा इम्प्रूवमेंट वाली दिशा में नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मेंटेनेंस की दिशा में तो आप आगे बना के ही रखिए। और इसका बहुत सारा उदाहरण है। जैसे हठ योग प्रदीपिका ने जठराग्नि को प्रदीप्त करना है, गो फॉर मत्स्येंद्र आसन। वो बोलता है कि एक आसन कर लोगे तो इससे तुम्हारी जठराग्नि, यानी कि तुम्हारा पाचन यदि खराब है बेटा, तो ये आसन करो, इससे काम चल जाएगा तुम्हारा। ये चीज़ खराब है, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो इसके लिए ये आसन करो। अगर गले में परेशानी है तो उसके लिए ये प्रक्रिया करो। यानी अपने आप को मेंटेन तो करके रखो एटलीस्ट। और जब आप किसी कंडीशन में, जैसे आपको नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा याद रखिए, आपको ये नहीं कहा जाता कि आप मैराथन दौड़िए। चलिए दौड़िए, नहीं तो चलिए, चलिए नहीं तो रेंगिए, रेंगिए नहीं तो सोचिए कम से कम कि यार करना है। स्वीकार कीजिए गलती। जिस दिन आपने ये स्वीकार करना भी छोड़ दिया, उस दिन आपके बढ़ने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। और ये हठ योग का बड़ा उद्देश्य है। हठ योग ये बात स्वीकार करता है कि यदि नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट ये सोच के रखो कि तुमसे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। इतना ही सोचना तुम्हारे इंप्रूवमेंट का कारक बन जाएगा। और ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी ये थियरी इन्वॉल्व है।
ठीक है, हमसे नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें आगे बढ़ाना है, ये बहुत एक बड़ा कारक है। हठ योग का एक अगला उद्देश्य है, वो है एक और थियरी मानी जाती है, उसे कहते हैं हम लोग जनरल भाषा में कि ये आपके ओवरऑल फिगर को, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान देता है। आपके चरित्र चित्रण में हठ योग का सबसे बड़ा योगदान है। चरित्र चित्रण के मामले में अष्टांग से बेटर बेटर कोई योग नहीं है। अष्टांग इज द बेस्ट फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट, लेकिन मीनवाइल हठ योग भी इसे स्वीकार करता है। जैसे तंत्र योगियों का एक कैरेक्टर है ना, तंत्र योगियों को अगर आप देखोगे, चलो अष्टांगियों को देखोगे तो अष्टांगी जीन्स पहन के कावासाकी पे बैठ के क्लास लेने जा सकता है, ठीक है वो, या अच्छा लोअर टी शर्ट पहन के कक्षा लेने चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस दिन कोई कह रहा था कि सर इंस्टाग्राम पे ये ज्ञान आता है। इंस्टाग्राम वाले योगियों को भी आप बाखूबी जानते हैं कि वो किस तरीके का योग दर्शित कर देते हैं, है ना, तो वो चल जाता है क्योंकि वो अष्टांगा है। लेकिन तंत्र योगी जिस दिन जीन्स पहन के कावासाकी पे बैठेगा, आप उसे मानने से मना कर देंगे, ये तंत्र योगी हो ही नहीं सकता। क्योंकि तंत्र योगियों को आप जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये तंत्र योगी ही होगा, है कि नहीं है। तंत्र योगी को देख के एक उसका एक अलग रूप दिखेगा ना आपको, बड़ा सा बाल, काला टीका, काले रंग की ड्रेस, आपको लगेगा ओ ये तंत्र योगी है। एक 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 पर्टिकुलर है, शैव संप्रदाय के जो योगी हैं, उनका अघोर साधना जो करते हैं, अघोर साधना जिसे बोलते हैं, अघोरियों को अगर आप देखेंगे, अघोर वाले से लोगों को, वो भी एक पर्टिकुलर सेंस में ही रहते हैं, उनका भी एक एक आवरा है ना। तो लेकिन अष्टांगा की जब हम बात करते हैं तो अष्टांगा का एक अलग कैरेक्टर है। ऐसे ही हठ योग जो है वो कहता है कि आपका एक सम्यक व्यक्तित्व बनाने की क्षमता इसके पास है। और हठ योगियों का उदाहरण मैं आगे ना आपको बताता हूँ। हठ योगियों के पास अभी तो, अब आजकल का तो हठ योग आसनों तक की सीमित रह गया। पहले वाले हठ योगी तो बड़े हठीले हुआ करते थे। हठीले का मतलब इन द सेंस कि क्या करते थे, अभी जब इलाहाबाद में, प्रयाग में कुंभ होगा ना, तो आप जाइए वहां, देखिए वहां योग के बड़े बड़े विद्वान आते हैं। वो क्या करते हैं, एक का बहुत बड़ा बड़ा बाल है और खुद को, बाबा थे तो उन्होंने क्या कर रखा, पेड़ से बांध रखा है, अपनी चुटिया से खुद को लटका के रखे हुए हैं, और पूरी शरीर हवा में लटकी पड़ी, चुटिया से वो पेड़ पे लटके पड़े। एक बाबा है जो कांटे पे सोए पड़े हैं, पूरा कांटा है, कांटे का बिस्तर है, उन्हें दर्द नहीं हो रहा, वो उस पे लेटे पड़े हैं। एक है जो अग्नि पे चल रहे हैं, उनको अग्नि की सिद्धि प्राप्त है। तो कहने का मतलब ये है कि ये, अगर आप डिफिकल्ट व्यक्तित्व की बात करें तो हठ योग का व्यक्तित्व वहां तक भी लेके जा सकता है आपको, योग का परम वैभव दे सकता है आपको। लेकिन एक ऐसा भी वैभव है जो आपके शरीर को एटलीस्ट इनिशियल पॉइंट पे रख सकता है। अच्छा, ये जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें एक नहीं, तीन तीन यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो रही हैं। यूनिट 10 भी हो रही है, यूनिट 5 भी चल रही है, यूनिट 6 एंड 7 भी चल रही है। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये सारे यूनिट्स को भी बना के रखिए, आपके अध्ययन, आपके सिलेबस, आपकी थियरीज को, कि जब आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को। ठीक है, आगे आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हठ योगा। हेडिंग डाल लीजिए, महत्व क्या है हठ योग का, इम्पोर्टेंट। सबसे शानदार इम्पोर्टेंस है इसका। इसका जो पार्ट है हठ योग का, ये मेडिकली एक्लेम्ड है। यानी योग का मेडिकल पर्सपेक्टिव में जब भी आप प्रयोग करने जाते हैं, मेडिकली एक्लेम्ड पर्सपेक्टिव कहा जा सकता है। हठ योग का चिकित्सकीय स्वरूप सर्वाधिक वृहद रूप से स्वीकार किया जाता है। चिकित्सकीय स्वरूप जो है वो सबसे ज्यादा स्वीकार है, और ये अकेला चिकित्सकीय स्वरूप ही है जो आदि योग की मार्केट खराब कर रखा है। यानी कि आप जितने लोग हैं, यदि आपको चिकित्सा आपके आपके लाइफ से हटा दी जाए, ठीक है, तो समाधि वाला कोई नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। इस पूरे 26 संख्या में जो लोग हैं, इनमें से जागृति आती होगी। मैं ये बहुत बहुत मतलब अपने को ही लेके चल रहा हूँ इस मूल में। मैं आपकी क्या बात करूँ, खुद की भी, तो ऐसा लगता है कई बार कि ऐसा होता कि यूं सिद्धि मिल जाती, समाधि मिल जाती, कितना मजा आता। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को लघुता के वो मिल जाती, अणिमा गरिमा लघिमा महिमा, कोई सिद्धि मिल जाती, आह आनंद ही आनंद। मेरे ग्रामीण क्षेत्र से, मैं जिस क्षेत्र से, बड़ा ये कहिए कि सौभाग्य भी है मेरा, जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ वहां पे बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध योगियों का रहा। जिस कुल में जन्म हुआ, ये कुल ही, ये वंश ही ऐसा रहा है, वशिष्ठ गोत्र की उत्पत्ति रही है, तो ये भी योग का प्रबल रहा है। जो जो जिस नदी के किनारे हुआ, गंगा, वो नदी यौगिक नदी मानी जाती है। तो मेरा तो जीवन बड़ा अनुषांगिक रहा है इन्हीं दिशाओं के तरफ में। हमारे यहाँ एक बड़े प्रसिद्ध योग आचार्य हुए, योग के गुरु हुए, बहुत विश्व प्रसिद्ध रहे। 700 साल उनकी आयु थी, और अभी 1995 95 के आसपास, 96 में उनका देहावसान हुआ है। देवराहा बाबा, आपने कभी नाम सुना हो तो।
देवराहा बाबा जो थे उनके पास ये सारी सिद्धियां थी, और सारे के सारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और जो भी लोग होते थे पहले स्वतंत्र भारत में, वो सब जाते थे उनके पास में, सबसे मिले हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी तक लास्ट में मिले हैं, उसके बाद उन्होंने अपना शरीर खुद ही त्याग दिया। तो उनके पास ये सारी सिद्धियां थी। उनका जो आश्रम है वो घाघरा नदी है, सरयू नदी उनके किनारे है, और वहां से वो डूबते थे, तो घा सरयू में डूबते थे तो वो मथुरा में विद इन सेकंड मिल जाया करते थे। मथुरा वाला आदमी भी दंग रहता था और सरयू वाला आदमी भी दंग रहता था। बहुत सारी किंवदंतियां हैं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, आप जाएंगे वहां सुनेंगे तो लोग बताएंगे भी। तो कई बार ये भी है कि हमारा अगर हमें हठ योग से ये सिद्धि प्राप्त हो जाए तो बड़ा आनंद हो। तो हमारे, मैं कहने का मतलब ये है कि हम सभी के अंदर ऐसी कहानियां सुन के ऐसी इच्छा होती है। सोचिए, मान लीजिए राधा तिवारी जी को ये सिद्धि मिल जाए कि वो तुरंत छू मंतर हो सकती है वहां से उड़ के और कहीं जा सकती है, तो सबसे पहले वो जाना चाहेंगी ब्राजील, है ना कि ब्राजील जाके घूम के आए थोड़ा सा, वहां से निकल के। अब अगर वहीं सोनल जी को मौका मिल जाए तो वो सबसे पहले हिमालयास जाना चाहेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उधर ही है नीदरलैंड में, तो उनके लिए नीदरलैंड आसान है। और जो यहाँ दूर दराज के गांव में कक्षा कर रहा है वो सोच रहा है कि नीदरलैंड कैसे पहुंचा जाए, है कि नहीं? तो अलग अलग लोग जो है, कुछ इसमें हैं जो लंदन से भी बैठे पड़े हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि लंदन जाएं, और लंदन वाले सोचते हैं कि हिमालय अगर मिल जाता तो वो ज्यादा बेटर होता। तात्पर्य ये है कि जब आप योग के मार्ग में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं जो है वो अलग अलग होती चलती चली जाती हैं, और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं की अभिवृद्धि को काउंटर करके पहली महत्वाकांक्षा जो सबकी एक जैसी होती है वो है स्वास्थ्यवृत्त विज्ञान, यानी कि हेल्थ साइंसेस। योगा इज ऑल अबाउट हेल्थ साइंसेस, यही स्वीकार किया जा रहा है। और मैं आपको, आज रिकॉर्डेड हो रहा है ये सेशन, आगे अगर कभी चैनल पे स्ट्राइक नहीं हुई और आज के 40 साल बाद ये सुना जाएगा तो मैं ये बात आज ही स्वीकार कर रहा हूँ, वर्ष 2024 में 15 मार्च की तारीख है आज, कि आगे कालांतर में चीन के एक वैज्ञानिक हुए हैं, भाषाविद हुए हैं, जिन्होंने थियरी ऑफ पिजन एंड क्रियोल दिया। पिजन थियरी और क्रियोल थियरी जो है आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा। पिजन थियरी में कहा गया कि किसी चीज को, जैसे मान लो ये फोन है मेरे पास, तो मैंने अगर इस फोन को ये कहना शुरू कर दिया ये फोन नहीं ये पेन है, और इसको मैंने सबसे पहले ऐसे लोगों के बीच में प्रचार किया इसका कि लोग इसे पहली बार देखे हों इस फोन को और बोले अच्छा ये पेन है क्या, तो वो एक ग्रामीण क्षेत्र इसे पेन मान बैठे। मान के चलिए मैं ऐसे ही पहली बार ऐसे क्षेत्र में जा रहा हूँ, जंगल में, छत्तीसगढ़ के जंगल में मैं चला गया जहाँ के आदिवासी इसे जानते नहीं कि ये फोन है, और मैंने उनको जाके बता दिया कि ये पेन है। तो वो आदिवासी 1,000 आदिवासी ये जान गए कि ये पेन है। और वो 1,000 आदिवासी जब शहर में आएंगे और मानिए वो लखनऊ पहुंच गए, है ना, विजय कुमार जी के यहाँ, और विजय कुमार जी ने कहा अरे बेवकूफ़ों ये पेन नहीं है तो फोन है, तो वो अपना तीर कमान निकाल के और तीर से इनको मार देंगे, बोलेंगे बेवकूफ़ हमारे गुरु जी ने बताया था कि ये पेन है। और फिर उस समय जो चीज सिद्ध हो रही हो, मतलब जो सेट हुआ एग्जाम्पल, उसे थियरी ऑफ पिजन बोला जाता है। और विजय कुमार जी को तीर लग जाने के बाद पूरा लखनऊ डर के मारे कहने लगे कि ये फोन नहीं पेन ही है, और एक पीढ़ी इसको स्वीकार कर ले और अगली पीढ़ी भूल ही जाए कि ये फोन होता ही नहीं है तो पेन ही है, तो वो क्रियोल बन जाता है। ये चीन के एक वैज्ञानिक ने स्वीकार किया। तो मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि आज योग का वो स्वरूप जो धूमिल हो रहा है, हम लोग पिजन वाले ट्रांजिशन में आ चुके हैं, यानी कि कुछ लोग हमें आके ये समझा चुके हैं कि योग इज ओनली फॉर हेल्थ, और हम भी वही कार्य करते हैं। हम सारे क्लाइंटों के पास जाते हैं तो समाधि का कभी नाम भी नहीं लेते हैं, हम उन्हें सिर्फ एक चीज बताते हैं कि आप ये कीजिए तो थायराइड ठीक, ये कीजिए तो मोटापा गायब, ये कीजिए तो सर दर्द गायब, ये कीजिए तो तनाव गायब, ये कीजिए तो टेंशन गायब, पैसा दीजिए नहीं तो हम गायब, है ना तो ये हमारा उद्देश्य बन चुका है, ठीक। और ये नहीं होना चाहिए कभी भी। आपको ऐसे नहीं बनना है कि आप अपने इसे पिजन बनाते बनाते क्रियोल बना दीजिए। जब ये क्रियोल बनेगा ना तो आप समझिए कि अगली जो पीढ़ी होगी वो तीर निकालेगी और आपको मार देगी, बोलेगी मेरे गुरुजी ने बोला है कि योग इज ओनली फॉर स्वास्थ्यवृत्त विज्ञान, सिर्फ स्वास्थ्य, ये महत्व नहीं है। हठ योग का एकमात्र एक पर्सपेक्टिव ये है कि आप इसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा महत्व है वो है कि ये इनिशियल पॉइंट है किसी भी योग की शुरुआत का। हठ योग अकेला ऐसा योग है जो किसी भी योग की शुरुआत कराता है, क्योंकि आसन जो शब्द है ना वो कोर हठ योग का ही शब्द है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि
कीवी एक फल है, आपको वो खाना चाहिए। तो मैं चाहे उसके लिए कितना भी सिद्धांत लगा लूँ, कीवी न्यूजीलैंड का फल है, तो वो न्यूजीलैंड का ही रहेगा, ठीक है? उसे आप भारत में उगाने लगे तो उससे नहीं होता। सेब को आप नोएडा में उगा दीजिए तो ऐसा थोड़ी कि सेब नोएडा का फल हो जाएगा। सेब कश्मीर का, हिमाचल का ऐसा रहा है। नागपुर के संतरे थे तो ऐसा थोड़ी कि उसे हिमाचल प्रदेश में उगा दोगे तो हिमाचल प्रदेश का संतरा हो जाएगा। वो मूल कहाँ का था? वो नागपुर का ही था। ऐसे ही हठ योग जो है वो मूल आसन जो है वो मूल हठ योग से ही निकल के आता है। बाकी अष्टांगा ने भी आसन को स्वीकार किया है। ध्यान योग में भी आसन लगता है, मंत्र योग में भी आसन लगता है। आसन के बिना योग ही नहीं है, लेकिन हठ योग का मूल है। ठीक है, तो हठ योग का एक मूल हो गया, एक महत्व हो गया, स्वास्थ्य हो गया। दूसरा हो गया इसका कोर होना, इसका कोर विज्ञान, इसका जो कोर कोर साइंसेस है वो इसे अपलिफ्ट कराती है। दूसरा इसका महत्व ये है, कोर साइंसेस अपलिफ्ट हठ योगा। कोर साइंसेस इन द सेंस जैसे प्राणायाम है। अब प्राण, जो पांचों प्राण है, वो अन्य किसी विधान का नहीं हो सकता, उसे कोई और नहीं चुरा सकता। वो हठ योग का कोर सिद्धांत है। पहली बार हठ योग से निकला और बाद में उसे जिसने जिन्होंने भी ले लिया हो वो हो जाने, लेकिन मूलतः जो है वो इधर से ही निकल के आता है। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्व हम देख सकते हैं हठ योग के। हठ योग का जब स्वरूप हम देखते हैं तो हठ योग का स्वरूप धार्मिक भी देखा जाता है, कई बार ये धर्म की तरफ होता है। कई बार इसका जो है वो चिकित्सा के तौर पे मैंने आपको बताया ही। कई बार ये आध्यात्मिकता की तरफ बहुत ज़्यादा होता चलता चला जाता है ना। और फिर अन्य योग के लिए सहायक की भूमिका भी अदा करता है। तो ये सब इसका महत्व है हठ योग का। अब आगे ये हिस्सा जो है वो पूरा होता है हठ योग का मेजर। आगे लिखिए, हठ योग का विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, हठ योग का विकास। हठ योग का विकास ज्ञान परंपरा से, योग की ज्ञान परंपरा से होते हुए हुआ है। इसमें इसमें प्राणों को महत्व दिया जाता है। यह पूर्णतया यह पूर्णतया शारीरिक क्रियाविधि से, ब्रैकेट में लिखेगा अर्थात कोश, कोश यानी पंचकोश, शारीरिक क्रियाविधि से संबंधित है। इसकी शुचिता ही इसकी शुचिता ही इसकी शुचिता ही हठ योग का निर्धारक है। हठ योग हठ योग राजयोग की शाखा में राजयोग की शाखा में प्रविष्ट होने का एकमात्र मार्ग है। इसका उद्भव इसका उद्भव इसका उद्भव नाथ संप्रदाय से माना जाता है। नाथ संप्रदाय से माना जाता है। ऐतिहासिक स्वरूप में ऐतिहासिक स्वरूप में नाथ योगियों का हठ योग में अभूतपूर्व योगदान है। विभिन्न विभिन्न राजवंशों ने हठ योग को सहेजा। हठ योग को सहेजा। शैव संप्रदाय ने शैव संप्रदाय ने हठ योग को मूल स्वरूप में स्वीकार किया। हठ योग को मूल स्वरूप में स्वीकार किया। उनके साथ ही नाथ एवं सिद्धों ने भी नाथ एवं
सिद्ध ने भी इस परंपरा का निर्वहन किया। सिद्धों के महासुखवाद या महासुखवाद सिद्धांत के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। सिद्धों में 84 सिद्धों का वर्णन प्रमुखता से लिया जाता है। 84 सिद्धों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ऐसे ही नाथ संप्रदाय में 9 नाथों को स्वीकार किया जाता है। नाथों का वर्णन अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से आता है। लाइट चली गई अर्चना जी। नाथों का वर्णन अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरह से आता है। जैसे तंत्र ग्रंथों में नाथ संप्रदाय, आयुर्वेद ग्रंथों में नाथ संप्रदाय, यौगिक ग्रंथों के नाथ, बौद्ध के नाथ, बौद्धों में भी नाथों का वर्णन आता है, बौद्ध ग्रंथों में भी। देखिए तंत्र ग्रंथों में कपालिकों के द्वारा, कपालिक वो होता है जो मनुष्य के कपाल में भोजन करता है। ये जो कपाल होती है ना, खोपड़ी, उसे कपालिक संप्रदाय बोलते हैं। शैव संप्रदाय मूलतः 5 हिस्सों में बंटता है। ठीक है, उन्हीं 5 में से एक है, जैसे लोकायत है। ऐसे ही एक कपालिक होता है, और उन्हीं कपालिकों में उन लोगों ने बताया कि कपालिकों के उनका एक ग्रंथ है जिसको शाबर तंत्र बोलते हैं। देखिए कपालिकों के शाबर तंत्र ग्रंथ में 12 नाथों का वर्णन मिलता है। 12 नाथों का वर्णन मिलता है। इसमें गोरक्षनाथ मत्स्येंद्रनाथ का भी नाम शामिल है। तंत्र ग्रंथ की पुस्तिका नित्य तंत्र में भी नाथों का वर्णन है। इसमें 9 नाथों का वर्णन किया गया है। आगे लिखिए, आयुर्वेद में गणनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। गणनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ऐसे ही यौगिक ग्रंथों में ये है ना, स्वात्माराम वाले जो इन लोगों का नाम आता है, स्वात्माराम, गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ इत्यादि का वर्णन आता है। ये हो गया इनिशियल पार्ट आपका पूर्ण। ये इसका ऐतिहासिक वर्णन अगर हम देखने की बात करते हैं, थोड़ा सा ट्रेस करने की, तो ऐतिहासिक वर्णन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब आपका प्रवेश हम लोग कर जाएंगे हठयोग प्रदीपिका के अंदर। कल हम लोग हठयोग प्रदीपिका और घेरंड संहिता का अध्ययन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला इतिहास इसका नाथ संप्रदाय का बड़ा डीप है, बहुत बहुत स्ट्रेचेबल है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, कल मेरी एक यात्रा रहेगी। मैं थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हूँ। परसों एक योग का कार्यक्रम है। सैटरडे संडे मेरी इन्वॉल्वमेंट उधर होने वाली है। बीच में यदि संभव रहा तो मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग पढ़िएगा। कोशिश ये कीजिए कि अभी तक जो भी पढ़ा है उसे थोड़ा सा टच किया जाए। हो सकेगा तो संडे को हम लोग बैठेंगे रात्रि के समय, एक एक मॉक टेस्ट करते हैं। ठीक है,
देखते हैं कि एक ड्रिल करते हैं कि कितना हमें याद रहा, क्योंकि मैं आश्वस्त हूँ कि अब धीरे-धीरे एनाटॉमी आपके दिमाग से उतर रही है ना? तो इसे उतरने नहीं देना। उतरने वाली चीज़ों को देखो, ऐसा नहीं है मनुष्य का दिमाग सारी चीज़ें याद रखेगा, भूलेगा, ज़ाहिर-सी बात है ना? आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रो हो किसी चीज़ में, लेकिन ये भी सत्य है कि आप अपने दिमाग को जितना ब्रॉड करोगे, मोटरसाइकिल चला रहे हो सोचो, खाने मतलब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो सोचो, पलटा चला रहे हो ना, अगर कोई चीज़ सब्ज़ी बना रहे हो, कलछुल चला रहे हो तो भी सोचो कि क्या पढ़ा आपने, योग का क्या सिद्धांत है, कहाँ से वो टच कर रहा है, एक दूसरी चीज़ों से जोड़ो, कक्षाओं में अपनी अपनी सुनी हुई बातों को बताओ। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे अपनी कक्षाओं में बताओ। कोशिश करो कि कुछ ना हो तो शीशे के सामने खड़े होके रिकॉर्ड करो। कुछ नहीं होता है तो एक यूट्यूब का चैनल बना लो अपना और उसमें कुछ भी बना के डालो, उल्टा-सीधा, है ना? कुछ भी रिकॉर्ड तो करो, एटलीस्ट बोलने की क्षमता आएगी आपके पास। धारा प्रवाह बोलना भी बड़ा ज़रूरी है योगाचार्यों के लिए। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आप प्रोफ़ेसर बन भी जाते हैं और आप अपने छात्रों के बीच में लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं, तो आपको कोई पूछेगा नहीं, फिर आपकी उन्नति रुक जाएगी। मैं ऐसे कई सारे प्रोफ़ेसरों को जानता हूँ जो बहुत सीनियर होने के बावजूद आज भी बहुत जूनियर हैं सरकारी विश्वविद्यालयों में, और जो बहुत अच्छा वक्ता है, वो आज रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार के लेवल तक पहुँच चुका है, जो लोग मुझे पढ़ाया करते थे। और बहुत ऐसे प्रोफ़ेसरों को जानता हूँ जो ज्ञान बहुत रखते हैं, लेकिन उसको बोल नहीं पाते। तो इस चक्कर में वो बेचारे आज तक एचओडी ही, अभी मैं गया था अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मैंने देखा कि सर एचओडी बने बैठे किसी दूसरे डिपार्टमेंट, मैंने बोला सर क्यों ऐसा? तो वो चुपचाप मुस्कुराया और कुछ नहीं बोले। तो मैं समझ गया कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी चीज़ें हैं, लेकिन बियॉन्ड ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स अगर वो रजिस्ट्रार नहीं बन पा रहे हैं, तो उनके पीछे कारण ये है कि वो बड़ा वक्तव्य नहीं दे पा रहे हैं। और आप ये बात याद रखिए, यूनिवर्सिटी वगैरह छात्रों से इनपुट बहुत लेती है। तो अगर आपका भविष्य इस दिशा में है, आपको अगर अच्छी अच्छी श्रेणी में अपने आप को स्थापित करना है, यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना सीखना होगा। और आप जितना जितना बृहद ज्ञान रखेंगे उतना बेटर है। जैसे मैं आपको कभी योग पढ़ाता हूँ तो कभी केमिस्ट्री की बात करता हूँ, कभी फिज़िक्स की बात, कभी मैथमेटिक्स की बातें, कभी हिस्ट्री की बात, कभी ज्योग्राफी की बातें। तो ये एक समेकित उपक्रम सेट करता है। याद रखिए, योग कोई बच्चा कक्षा 1, 2, 3, 4 के पढ़ते हुए योग नहीं आ रहा है। वो एकाएक आया, ग्रेजुएशन में उसे योग मिला। है ना? तो उसके पहले उसका बैकग्राउंड, उसका अलग ही बैकग्राउंड है, कोई कॉमर्स से है, कोई मैनेजमेंट से है। आप भी देखिए, कोई बीटेक किया होगा, कोई बीबीए किया होगा, कोई बीए किया होगा, कोई बीएससी किया होगा, कोई एमएससी किया होगा, है ना? कोई ऐसा होगा कि चलो रामदेव के कैंप से भी आ गया होगा। तो रामदेव के कैंप वाले को तो सारी बात अच्छी लगेंगी, यानी बाबा रामदेव के कैंप से, यानी 10 दिन की ट्रेनिंग करके भी अगर आप योगाचार्य बनने की श्रेणी में हो तो वो तो चलेगा। लेकिन यदि आपने 1 वर्ष गुजार दिया और उसके बावजूद आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी जड़ें कहाँ हैं, तो फिर आपके लिए कठिन है। हर दिन कोशिश कीजिए, छोटा-सा टारगेट रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं। उठिए सुबह-सुबह, आँख खोलिए, दोनों हाथ रब कीजिए, आँखों पे लगाइए, और एक मंत्र होता है, कराग्रे वसदा लक्ष्मी करवत्ते सरस्वती। इस मंत्र को आप गूगल कर लीजिएगा और इसे देखिए, अपने आप को देखिए और अपने दिन का टारगेट सेट कर लीजिए कि मेरे को क्या करना है आज पूरे दिन में। और उस पूरे टारगेट को अचीव करने में, चाहे वो रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक हिट हो, वो टारगेट अचीव कीजिए कि आपको 3 लोगों को फ़ोन करना है, 2 लोगों की क्लासेस लेनी है, 5 लोगों से बात करना है, जो भी टारगेट हो, आपकी लाइफ़स्टाइल जो भी हो, जैसे मेरी लाइफ़स्टाइल जो भी है मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। आप भी ये कार्य करेंगे तो आप ये 1 वर्ष के बाद पाएँगे कि आपका जीवन जो है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है। आप अपने जीवन को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूँ कि आपने सन 2020 में क्या किया था? कोरोना आपका कैसे गुज़रा था? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चीज़ बता पाएँगे। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कोरोना कैसे गुज़रा, तो मैं आपको 20 चीज़ बता दूँगा जो मैंने कहा। यानी मेरे पास वो पूरा कैलकुलेटेड है। कभी आपको मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, आप हँसेंगे। सन 2009, 10, 11, 12 उस समय में जो रिचार्ज आया करता था ना फ़ोन में, स्क्रैच करते थे और फिर फ़ोन में रिचार्ज भरते थे, है ना? मैं आपको कभी दिखाऊँगा, मेरे पास वो भी रखा पड़ा है। यानी एक पूरा डंप बॉक्स है। मेरे घरवाले हालाँकि बहुत क्रोधित होते हैं मेरे इस नेचर के कारण से, लेकिन मैं उन डायरियों में उसे पिन करके रखता हूँ, जो मेरी डायरियाँ हैं, जो जब से मैं योग सिखा रहा हूँ सन 2011-12 से। और अगर आप मेरे से आज पूछेंगे कि सन 2014 के जुलाई महीने का आप ब्यौरा दीजिए कि आपने क्या किया अपने जीवन में, तो मैं आपको वो ब्यौरा भी दे सकता हूँ, किसी भी महीने का। ये क्यों? ये कैलकुलेटेड लाइफ़स्टाइल है। आप भी कैलकुलेटेड लाइफ़स्टाइल से चलेंगे तो मुझे लगता है कि अपना जीवन नई दिशा में, योग की दिशा में बहुत आगे लेके जा सकते हैं। आइए, ईश्वर का आभार व्यक्त करें, कब्र गर्दन सीधी कर लीजिए, शांति पाठ की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ईश्वरीय विधाओं का बहुत-बहुत आभार, जिसके कारण से योग की कक्षा समायोजित तरीके से चल पा रही है। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासो यद भद्रम तनयासो। शांति, 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 सर्वारिष्ट सुशांति। हाथ रख करके
थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब सोमवार को, यदि संभव रहा तो संडे को भी मिलेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।